हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि आखिर पूरे देश में जब इस ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हुई, उसके बाद से जैसे ही कहा जा सकता है कि युद्ध विराम की बातचीत हुई, तो तमाम राजनीतिक दलों में एक बार फिर से खलबली मची। विपक्षी पार्टी, देश की विपक्षी पार्टी ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए, संसद बुलाने की बात कही, विशेष सत्र बुलाने की बात कही गई और साफ तौर पे इस पे भी राजनीति जब तेजी से आगे बढ़ने लगी, तब हम लोगों ने आगे इस पे चर्चा की बात की और साथ साथ ये भी कहा गया कि निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया और साफ तौर पे कहा कि इससे सेना का मनोबल, हमारे देशवासियों का मनोबल अब गिराना नहीं चाहते हैं हम लोग, और साफ तौर पे आरोप भी लगाया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री ने जो वादा किया है उसे पूरा किया और आने वाले समय में तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की बात कही है। आज हम चर्चा करेंगे, जरा एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि आखिर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हुई, उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हुए, तो क्या रहा देश की नीति या राजनीति, तमाम चीजें चर्चा करेंगे एक रिपोर्ट के जरिए। पहले समझते हैं। काम कर रहा है, लेकिन सीज फायर को लेकर अमेरिका का हस्तक्षेप कई सवाल भी खड़े कर चुका है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी है, तो इसे लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे फिर से ट्विटर पर अशांत हो गए। निशिकांत दुबे ने लिखा कि कांग्रेस पाकिस्तान में देश की किरकिरी कराना चाहती है, कांग्रेस को देश नहीं राजनीति चाहिए। निशिकांत के इस ट्वीट पर हंगामा भी बरपा हुआ है। कांग्रेस और जेएमएम सुर में सुर मिला रही है। अमेरिका के हस्तक्षेप को देश की संप्रभुता की बेकदरी बताई। लगे हाथ इंदिरा गांधी को याद करते हुए पीएम मोदी को आईना भी दिखा दिया। सीज फायर, जो विदेशी धरती पर बैठे हुए विदेशी इनके जो हुक्मरान, उनके आदेश पर सीज फायर हो गया। हमारे राष्ट्र की संप्रभुता कहाँ गई? खतरे में पड़ गई। संकट में है हमारा राष्ट्र। दूसरे राष्ट्र का इतना हस्तक्षेप क्यों? किस परिस्थिति में ऐसा निर्णय लिया गया? सेना के शौर्य और पराक्रम को कहीं न कहीं झटका लगा। सेना अपमानित महसूस कर रही है। हम लोग तो ये बोलना चाहते हैं कि मोदी जी, आप चुनाव जीत सकते हैं, वो हुनर, वो कला आप में हो सकती है। युद्ध जीतने के लिए आपको इंदिरा गांधी का कौशल लाना होगा। लेकिन हमारा फैसला अमेरिका बनेगा। एक हमारी नेता इंदिरा गांधी थी जिन्होंने अमेरिका को आंख से आंख में मिला करके बात करने की हिम्मत की थी और अपने आगे घुटना टिकवाने का काम किया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को दो टुकड़े में बांटने का काम किया था। आज सभी लोग इंदिरा जी को याद कर रहे हैं। वहीं बीजेपी अपने सांसद निशिकांत दुबे के बयानों के साथ खड़ी है। बीजेपी कांग्रेस को उसका कार्यकाल और आतंकवादी घटनाओं की फहरिस्त गिना रही है। तो फिर वापस लागू करेंगे। उस कांग्रेस को आज ही पीओके चाहिए। ये ऐसे लोग हैं, इनके 2004 से लेकर 14 तक इनके कार्यकाल में 30 से अधिक आतंकवादी हमले हुए, 1000 से अधिक लोग मारे गए, 1000 से लोग अधिक मारे गए, शत्रुमुर्ग की तरह गर्दन छिपाए रहे। सेना के शौर्य पर किसी को ना शक है ना सवाल है, लेकिन अमेरिका के हस्तक्षेप को पचाया भी नहीं जा सकता। विपक्ष अपना काम कर रहा है और सरकार अपना काम। इस बीच सियासत की एंट्री हुई है। विपक्ष कह रहा है कि देश को पूरी सच्चाई पता चलनी चाहिए, तो सत्ता पक्ष विपक्ष को देश विरोधी बताने में लगा है। इस बीच पीएम मोदी ने देश को संबोधित करने का ऐलान कर दिया। मुमकिन है कि पीएम मोदी कई सवालों का जवाब दे। मुमकिन है कि वो अपने अंदाज में विपक्ष को खामोश भी कर। निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से देश की राजनीति चलती है, उसमें कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलते हैं। झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहता है और अमूमन जब निशिकांत दुबे किसी बात को लेकर ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करते हैं, तो वो निश्चित तौर पे झारखंड में एक राजनीति का मुद्दा बन ही जाता है। मुद्दा राष्ट्रीय है। ऑपरेशन सिंदूर की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का आज अभिभाषण हुआ है देश के नाम, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि देश के लोगों को संबोधित करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने सेना का भी मनोबल बढ़ाया और घटना जो हुई थी उस पर भी चर्चा हुई। चलिए जरा चलते हैं, जरा मेहमानों के पास जोड़ते हैं, कोशिश करते हैं जरा जुड़ के बातचीत की जाए। आज के दिन की बात की जाए तो निश्चित तौर पे एक बेहतर दिन की बात कही जा सकती है और उस पर हम आरोप प्रत्यारोप की ही चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री की थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान फिलहाल जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं बीजेपी से, विजय जी जुड़ रहे हैं, विजय सिंह जी जेल कैंप से हैं, और अनीता जी जुड़ रही हैं हमारे साथ आरजेडी से। तीनों का स्वागत करते हुए जरा चलते हैं मृत्युंजय जी के पास, बीजेपी से हैं, केंद्र में उनकी सरकार चल रही है। मृत्युंजय जी,
प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश आया है, अभिभाषण हुआ है और खास करके कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने एक बार फिर से तमाम चीजों का जिक्र किया है, किस तरीके से देखा जा सकता है विपक्षी पार्टी खास करके राष्ट्रीय पार्टी देश की केंद्र में जिस तरीके से सवाल खड़ी कर रही थी, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के इस अभिभाषण को क्या देखा जा सकता है, क्या मायने लगाए जा सकते हैं? राकेश जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी जो अभिभाषण दे रहे थे वो कोई विपक्षी पार्टियों के लिए नहीं दे रहे थे, वो पूरे देश के लिए दे रहे हैं और देश की जी आवाज आ रही को संदेश दे रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? मैं मानता हूँ जी। लगता है कि मेरी आवाज आ रही है। मेहमान जुड़ नहीं पाए हैं सभी। विजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज राकेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, तमाम चीजें चल रही है जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे। हम पहले जरा खास करके मृत्युंजय जिसके पास सबसे पहले चलना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने देश के संबोधन किया है और साथ ही जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है उसके बाद से एक बार फिर से चर्चा होनी जरूरी है। मृत्युंजय जी, क्या मायने लगाए जा सकते हैं? प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश को संबोधित किया है, जिस तरीके से सेना के मनोबल की बातचीत की और आज की बातचीत की, पूरा देश एकजुट दिखाई पड़ा, कितना सार्थक मानते हैं इस बार की गतिविधियों को देखा जाए तो? राकेश जी, आप अभी मैं भी प्रधानमंत्री का अभिभाषण ही सुन रहा था, हम लोग सब मेरे ख्याल से वही सुन रहे होंगे और मेरे ख्याल से अभिभाषण, उनके हाव भाव, उनके शब्दों का चयन, अगर आप ये सब देखें तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको एक्सट्रीम लेवल की क्लैरिटी है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और जिस प्रकार से इस पूरे आप देखेंगे इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने कैप्चर किया है, पूरे घटनाक्रम के बाद जो रिस्पॉन्स इंडिया का रहा है, पहले संयम बरता गया, फिर बहुत प्रेसाइज और एक्यूरेट और नॉन एस्केलेटरी वहां के जो आतंकवादी कैंप्स थे उसको ध्वस्त किया गया और उसके बाद पाकिस्तान में जब हमारे यहाँ पे हमला करने की कोशिश की तो जिस प्रकार से हमने रिटेलिएट किया, उसके एयर बेसिस को नष्ट किया, उसके 100 से ज्यादा पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के जवान मारे गए और उसके बाद उसने ऑलमोस्ट सीज फायर के लिए पूरी दुनिया में हर एक देश का दरवाजा खटखटाया। तो इस प्रकार का एक प्रधानमंत्री हमारे पास होना मेरे हिसाब से हम सबके लिए गर्व की बात है। हम सबको गर्व होता है कि हम सब इतने सुरक्षित हाथों में है, एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो इस देश का नेतृत्व कर रहा है। और आज के पहले मुझे नहीं लगता है राकेश जी, कम से कम जब इस प्रकार की चीजें होती थी हमारे देश में तो कभी भी हमारे देश की जनता एक्सपेक्ट भी करती थी कि बॉर्डर पार एक गोली भी चलाई जाएगी। लेकिन इस सरकार ने जब इस प्रकार का कोई दुस्साहस किया गया पाकिस्तान के द्वारा तो हमारी सरकार ने इतना मुंहतोड़ जवाब दिया है और एक नया भारत है। और आज भी लास्ट में आपको एकदम सबसे लास्ट उनका जो एक वाक्य था प्रधानमंत्री जी का, वो आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा पूरे विश्व को मैं संदेश देना चाह रहा हूं कि कोई भी हमें डिक्टेट नहीं कर सकता और पाकिस्तान से जब भी बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की बात होगी। मेरे ख्याल से इस प्रकार की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस अगर हमारे प्रधानमंत्री था तो पूरा देश उनको बहुत गौरव से देखता है। चलिए, गौरव से देखना ही चाहिए। निश्चित तौर पे आज का दिन देश के लिए बहुत अहम बात आ सकती है। विजय जी के पास चलते हैं, फिर अनिता जी के पास आएंगे। विजय जी, क्या कहेंगे? आज जिस तरीके से पूरे देश में एकजुटता दिखाई दी, खास करके आज की बातचीत के जो तो प्रधानमंत्री ने देश के नाम का जो संबोधन दिया उसमें कई मायने लगाए जा सकते हैं, कई चीजों का जिक्र भी उन्होंने किया और बड़ी क्लियरिटी के साथ सारी चीजों को रखा है। कैसे देखते हैं आप इसे? निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो लगभग 23-24 मिनट का भाषण है और पूरे भाषण में उन्होंने सेना की तारीफ की है और राजनीतिक एकजुटता की बात दोहराई है। देश के अंदर जो माहौल था उसको प्रधानमंत्री ने फील किया और जैसा अभी मृत्युंजय जी बोल रहे थे कि बहुत साफ गोई के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा है और उनकी बातों को मैं भी सुन रहा था, मैं भी स्वागत करता हूं। और 2-3 चीजों को मैं जरूर अंडरलाइन करना चाहता हूं और तारीफ भी करना चाहता हूं कि जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को लेकर बातें कही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल बार बार ये कह रहे थे कि बगल में न्यूक्लियर पावर है और हम लोग को युद्ध के बारे में बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। तो हमको लग रहा है कि प्रधानमंत्री का न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को लेकर के दिया गया स्पष्ट संदेश बहुत कुछ कहता है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को जिस ढंग से उन्होंने संदेश दिया कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर बात होगी, ये भी एकदम साफ गोई है। और हमको लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने पूरे बातचीत में एक रणनीतिक तौर पर, एक देश के लीडर के तौर पर अपनी बातों को रखा। मुझे डर था जब वो बोल रहे थे तो हमको लग रहा था कि कहीं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना शुरू ना करें कि वो कांग्रेस को टारगेट करें या किसी और पार्टी को टारगेट करें, क्योंकि अभी एक नोटिस भी गया है
पार्लियामेंट कॉल करने के लिए, बुलाने के लिए, तो कहीं प्रधानमंत्री उस तरफ भी ना चले जाए। तो हमको लग रहा है कि प्रधानमंत्री का विजन बहुत क्लियर था और प्रधानमंत्री उधर नहीं जाकर के बहुत अच्छा काम किए हैं। उन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देकर के ये पूरा का पूरा ये जो रणनीतिक जो स्टेटमेंट है इनका हम लोग स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत स्वागत करते हैं। तमाम चीजें अनीता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी, क्या लगता है कि आज किस तरीके के माहौल को देख पा रही हैं? निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि देश एकजुट दिखाई पड़ा है। आप लोगों ने भी एकजुटता के साथ आगे बढ़कर हाथ बढ़ाने की, कदम बढ़ाने की कोशिश की थी। देखिए, पहले तो आज बुद्ध पूर्णिमा है, मैं उसकी बधाई देती हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देश की जो सेना है हमारी, मैं उसको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आज हमारी सेना के बदौलत एक बार फिर हम लोग पूरे विश्व में सर उठाकर कह सकते हैं कि ये भारत की सेना है और ये भारत की ताकत है। और जब बात भारत की आएगी तो हम पक्ष और विपक्ष नहीं रहते, हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय होते हैं। ये हमारी अखंड भारत की जो शुरू से एक नीति रही है उसकी ये ताकत है। यहाँ कोई विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है। हम सभी, जब आतंकी घटना हुआ था पहलगांव पर, हम लोग सभी पूरे भारत का ही मतलब मांग था। कुछ जगह पर जरूर कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, जिसको हम लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि इस तरह की भावना आप लोग मत फैलाइए। कुछ नेताओं के द्वारा, अब मैं भी आज नाम नहीं लूंगी वो किस पार्टी के थे, लेकिन कुछ नेताओं के द्वारा जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा था, हम लोग लगातार आग्रह कर रहे थे कि जो काम आतंकी कर रहे हैं वो काम आप मत कीजिए। लेकिन अंततः सब इस लाइन पे आए कि हम भारत हैं, भारतीय हैं और हम इसको एक भारत के ऊपर आक्रमण मानेंगे। बात यहाँ ये है कि मैं बहुत ध्यान से मैं सुन रही थी, बहुत अच्छा बोले एक प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे जो उनको कहना चाहिए था उन्होंने इस बात को रखा। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि आज पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बात चाहे वो 47 की हो, जवाहरलाल नेहरू थे, तभी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 65 में लाल बहादुर शास्त्री ने जिस तरह से पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया, 71 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, 99 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बिना सीमा का उल्लंघन किए अपने शर्तों पर मुंह तोड़ जवाब दिया। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि फला प्रधानमंत्री के काल या फला प्रधानमंत्री के काल, हमारे सभी प्रधानमंत्रियों के काल में हमारे सेना अध्यक्षों ने, हमारी पूरी सेना ने जिस तरह से काम किया उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उसकी जितनी तारीफ करें वो कम है। बात बस सिर्फ ये है कि जहां कहीं आप लोगों को लग रहा है कि कहीं से विरोध है, एक मिनट में बात पूरी होने दें। बात सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे कि पाकिस्तान घबरा गया था, पाकिस्तान बचने के रास्ते ढूंढ रहा था। तो हमारे यहां जब दुश्मन की ये हालत हो, कहते हैं कि सांप को भी आधा मार के छोड़ा नहीं जाता, तो ये समय था कि जब पाकिस्तान के कहने पे ना आकर के अपने विवेक से कम 2 दिन और हमारे सेना को देना चाहिए था। किसी थर्ड पार्टी के कहने से युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। बस ये खटक रहा है, क्योंकि शिमला समझौता की बात करें, चलिए खटक रहा तमाम कई लोगों के से ये चीज आई है। थोड़ा आते हैं अब उस पे। प्रधानमंत्री का अभिभाषण, देश के नाम जो संदेश था वो तो हम लोगों ने सुना था। जी अनिता जी, बस 2 लाइन और है। मैं सुषमा स्वराज जी की बात मैं आप कहना चाहूंगी कि सुषमा स्वराज जी कही थी कि शिमला समझौता के तहत सिर्फ भारत और पाकिस्तान में बात होनी चाहिए थी, कोई तीसरा मध्यस्थता नहीं कर सकता। मैं अमित शाह जी की बात याद दिलाना चाहूंगी, जो उन्होंने सदन में कहा था कि 2 दिन और छोड़ दिया गया होता तो हम लोग लाहौर तक चले गए होते। आज मैं वही बात दोहराती हूँ। मैं और छोड़ दीजिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी की पिछली बात जो जनता की अदालत में उन्होंने कहा था कि अमेरिका के सामने प्रधानमंत्री को रोना नहीं चाहिए, वहां आंसू नहीं बहाना चाहिए, आंख में आंख डालकर बात करनी चाहिए और पाकिस्तान का जवाब देना चाहिए। वो प्रधानमंत्री हम लोगों को आज खल रहा है कि किसी तीसरे के कहने पे युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। हमारे सेना अध्यक्षों से बात होनी चाहिए थी, हमारे सेना पर विश्वास रखना चाहिए था। इस बात का बस हमें थोड़ा ये है। और मैं निशिकांत जी को कहना चाहूंगी कि एक बार कुछ भी आरोप लगाने से विपक्ष पे, वो एक बार सुषमा स्वराज जी की बयान को सुन ले, अमित शाह जी की बयान को सुन ले और किसी की नहीं तो प्रधानमंत्री जी के पुराने वीडियो निकाल ले। नहीं होगा तो मैं भेज दूंगी।
चलिए आते हैं ना, जरा अब कुछ चर्चा करते हैं। मृत्युंजय जी के पास सबसे पहले आते हैं। मृत्युंजय जी, एक सवाल अब खड़ा होता है, खास करके आपने देखा होगा कि जैसे ही हम लोग भी चाह रहे थे कि इस पे चर्चा न हो तो बेहतर होगा, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी चर्चा झारखंड जैसे राज्य में होनी चाहिए, जब बयानबाजी थोड़ी आगे बढ़ती चली नहीं गई। निशिकांत जी का ट्वीट आया, इसके पहले कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से जो पत्र लिखे गए कि विशेष सत्र बुलाने की जरूरत महसूस की जानी चाहिए, तो संसद जैसे जगह पे अगर आज के समय में अगर विशेष सत्र बुलाकर इस मुद्दे पे बहस की जाती तो क्या हालात होते आप समझ सकते हैं। क्योंकि अमूमन विदेशी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया में किस तरीके से तोड़ मोड़ कर सारी चीजें चलाई गई, इस बयान के बाद भी चलने लगा है, बहुत सारी चीजें चल रही वहां पे। क्या लगता है कि ये जो विरोधाभास जब होता है, खास करके ऐसे समय में, किस तरीके से होना चाहिए? क्या लगता है जब आज प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आ गया, उसके बाद से भी लग रहा था कि कहीं इस पर चर्चा करूं या ना करूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ी चर्चा हो जाए, क्योंकि झारखंड में भी इस पर रिएक्शंस आए हैं। राकेश जी, समझना बहुत जरूरी है कि जब इस प्रकार का देश में माहौल हो तो सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो है आपसी एकता, समाज के हर वर्ग की, हर एक पार्टी की, हर एक क्षेत्र की। और दूसरा, आपको अपने सरकार और सेना पे आंख मूंद कर भरोसा करना होगा ऐसे समय में। और उस समय आप प्रूफ मांगना, हमें भी बताइए, ये सब इस तरह की बचकानी हरकतें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप देखिए कि पूरे सरकार ने एक बार जब 22 तारीख को एक घटना हुई और जब से हमारी जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, उसके चंद घंटे बाद ही प्रेस ब्रीफिंग हुई और उसके बाद करीब करीब हर 12-24 घंटे में प्रेस ब्रीफिंग होती गई। क्या हो रहा है, क्या डिटेल्स है, क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसकी प्रेस ब्रीफिंग हुई। कल जो सारे डीजीएमओस थे वो सब आके उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की। जो सबसे सीनियर अधिकारी जो लीड कर रहे हैं पूरे रिटालिएशन को, आप सोचिए, उन्होंने आके प्रेस ब्रीफिंग की। आज उन्होंने आके फॉलो अप प्रेस ब्रीफिंग की। रात में देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। बीच में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुला के सबको डिटेल्स बताई। अब इतना डिटेल्स बताने के बाद जितना संभव हो सकता है, हर लेवल के लिए अलग अलग होता है। आम लोगों के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने जितना डिटेल्स बताया होगा, सर्वदलीय बैठक में और ज्यादा डिटेल्स बताई गई होगी। इसके बाद हमें नहीं लगता है कि सरकार पर आप कह सकते हैं कि हमें और डिटेल्स बताइए, आप बताइए क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं। इसमें से ज्यादातर चीजें जो होती है, जो वॉरफेयर की चीजें होती है, वो गोपनीय होती है, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत होती है। उसके पीछे क्या सोचा आप उस पर बात भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से विपक्ष को इस पे थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत थी। मुझे याद है पहला पत्र उनका 28 तारीख को ही आ गया था। 22 तारीख को घटना होती है, हम सभी को इंतजार था कि हम कैसे रिटेलिएट करने वाले हैं, रिटेलिएशन की तैयारी चल रही थी। और 28 तारीख को पत्र लिख गया कि कंबाइंड पार्लियामेंटरी सेशन बुला लिया जाए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये इमेच्योरिटी थी विपक्ष की। लेकिन उसके बाद उन्होंने भी, जो मैं सराहना चाहूंगा इस बात को, इसके बाद उन्होंने भी, कांग्रेस ने आपस में बैठक की। इनफैक्ट उनकी तरफ से एक दो सोशल मीडिया पे बहुत गलत पोस्ट है, आपको ध्यान होगा, जो एक गायब वाला पोस्ट था। फिर उनके जो इंटरनल सोशल मीडिया के चीफ है उनको बहुत डांट लगाई गई, उसको हटाया गया। थोड़ा उसके बाद वो मैच्योरिटी आई है मेरे ख्याल से, और सरकार ने भी इस चीज को इंश्योर करने की चलिए विजय जी से भी समझते हैं कि मुद्दा ऐसा है कि इस पे बहुत डिबेट नहीं कर सकते हैं। खास करके मृत्युंजय जी, हम इस पे बहुत ज्यादा बहस की ओर नहीं जाएंगे, लेकिन एक सुझाव सबसे चाहेंगे। विजय जी, क्या लगता है कि इस तरीके के माहौल की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं एकजुटता तो दिखाई गई, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि तमाम राजनीतिक दल के लोग एकजुट दिखाई पड़े, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें आई जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से स्प्रेड होती रही, कुछ गलत मैसेज भी जाते रहे। क्या लगता है कि ऐसे समय में कैसे निपटा जा सकता है इन सारी चीजों से? देखिए, वो जो थर्ड पार्टी मीडिएशन की जो बात है और जो शिमला समझौता का जो रेफरेंस दिया जा रहा है, उस बात को लेकर के निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत कुछ है। बट उसके लिए पार्लियामेंट का सेशन बुलाना, और बहुत सारे नेता भी दांत बजा के बैठे होंगे कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाएगा तो वो भड़ास निकालेंगे और देश और दुनिया देखेगी उस तमाशे को। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। लोगों की असहमति जरूर हो सकती है कि जिस ढंग से सीज फायर अनाउंसमेंट के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से सोशल मीडिया पे ये बयान आ गया कि दोनों देशों के बीच सीज फायर होने जा रहा है, ये निश्चित तौर पे ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये नहीं होना चाहिए। खास करके तब जब भारत की सरकार बार बार ये दोहरा रही है कि ये द्विपक्षीय मामला है, हम लोग सुलझा लेंगे। और जब ये बातें डीजीएमओ लेवल पे तय हो रही थी, देखिए कूटनीति में बहुत सारे देश इस तरह के मामलों पर इंटरवीन करते हैं, काम करते हैं, वो सारी बातें ठीक है। बट जहां तक अनाउंसमेंट का बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अनाउंसमेंट करके माइलेज लिया है, इसका जवाब निश्चित तौर पर भारत की सरकार को देना चाहिए। लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट का सेशन बुलाना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब जो कुछ हुआ है,
लाख डीजीएमओ आकर के बोल चुके हैं, प्रधानमंत्री का संबोधन हो चुका है, समय समय पर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने भी बातें कही है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाना चाहिए। इसके बदले में विशेष तौर पर एक ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए और उस ऑल पार्टी मीटिंग में जो आपत्तियां हैं राजनीतिक दलों की, उन आपत्तियों पर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को स्वयं मौजूद रह करके उन आपत्तियों को दूर करना चाहिए। हमारा कोई सदस्य, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कोई सदस्य लोकसभा में नहीं है, हमारा एक भी पार्लियामेंट्री का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों की जितनी राजनीतिक समझ है, हम लोग ये मान करके चलते हैं कि इस सेंसिटिव मुद्दे पर पार्लियामेंट में बहस करवा करके और उन कुंठित नेताओं को अपना भड़ास निकालने का मौका देना, जिसका लाइव टेलीकास्ट पूरे दुनिया में हो और सभी को टीका टिप्पणी करने का, खास करके पाकिस्तान को टीका टिप्पणी करने का मौका मिले, ये उचित नहीं होगा। पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाना चाहिए, उसके बदले में ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, खास करके तब जबकि बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि फर्दर अगर कोई टेररिस्ट अगर एक्टिविटी अगर होता है, फर्दर इफ एनी टेररिस्ट एक्टिविटी इज गोइंग ऑन देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। तो लोगों को समझना चाहिए। सिंधु जो डीजीएमओ की बैठक शाम को हुई है 5:30 बजे, उसमें भी ये क्लियर कर दिया गया कि सिंधु समझौता जो है वो निलंबित ही रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी एक और मेहमान यहाँ पर बैठी हुई है, मैं उनको भी जवाब देना चाहता हूँ। रेफरेंस दिया जा रहा है 1971 को लेकर के, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन 93,000 सैनिकों को जिस परिस्थिति में छोड़ा गया, अपने 96 अफसरों को वापस नहीं लाया गया, ये इस पे सवाल निश्चित तौर पे होना चाहिए। प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर एक आयरन लेडी थी, बहुत बोल्ड प्रधानमंत्री रही है भारत की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सर्वाधिक सम्मान अगर निजी तौर पर मैं करता हूं तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी का करता हूं। लेकिन 1971 में जिस ढंग के समझौते हुए, बांग्लादेश निश्चित तौर पर अलग राष्ट्र का निर्माण हो गया, हम लोगों ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन जनरल नियाजी के सिलेंडर के समय 93,000 सैनिकों को जिस तरह से छोड़ा गया, अपने 96 अफसरों को जिस ढंग से मरने के लिए छोड़ दिया गया, हमको लग रहा है कि जंग जीत करके, मैदान में जंग जीतने के बाद हम लोगों ने टेबल पर वार्ता हारी है। ये अफसोस उस वक्त का रहा है, जिस ढंग से अभी कुछ लोग ये मलाल कर रहे हैं कि ये तो दुखद है ही, ये इस पे चर्चा होती रहती है विजय जी, हम भी बार बार इस पे चाहते हैं जब जाते हैं। युद्ध आखिरी विकल्प है, सरकार ने अगर अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया है तो सीज फायर एक बेहतर कदम है। चलिए, बेहतर कदम होगा। अनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन मेरा सीधा सवाल है कि वर्तमान हालात जिस तरीके के हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर से थोड़ा बाहर निकलकर बातचीत करने की जरूरत महसूस की जा रही है। आज कई चीजों पे जिक्र हो रहा है, आप भी अगर कुछ चीजों को समझ रही हैं तो आप अपनी बयान के आधार पे कुछ चीजों बात कर सकती हैं। क्या लगता है, आपकी पार्टी, आपकी सरकार यहाँ जिस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से सोचती है आगे की रणनीति के बारे में? देखिए, किसने कहा कि कोई प्रूफ मांग रहा है? सेना पे कभी किसी को कोई शक नहीं रहा है। और किसने कहा सर्वदलीय बैठक हो या सदन में बात रखी जाए, वहां भी सेना का सम्मान ही होगा। सभी पार्टियों के द्वारा स्वीकार किया जाएगा कि पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और मैं भी कह रही हूं कि ये युद्ध नहीं था, ये शांति स्थापित करने के लिए युद्ध था। और अगर सीज फायर काफी अभी सही समय पे हो गया, तो पाकिस्तान क्यों सीज फायर का उल्लंघन करता रहा लगातार? तो फर्दर क्या होता है? वो तो लगातार 2 दिन तक वो गोलाबारी करता रह गया। फिर कब जवाब देंगे हम? सीमा पे हमारे अभी भी घायल हो रहे हैं। ये स्वीकार किए, भारत के द्वारा ही स्वीकार किया गया कि पाकिस्तान अभी भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो फिर कब जवाब देंगे हम? ये बात कर रहे हैं उतने सैनिकों की। एक सैनिक मेरा अभी भी पाकिस्तान में पड़ा है, क्या उसको छुड़ा के लाया गया? क्यों पाकिस्तान से जब हम सीज फायर कर लिए, पाकिस्तान घबराया हुआ था, टूटा हुआ था, बौखलाया हुआ था, सबसे सहायता मांग रहा था, हम अपने एक सैनिक को छुड़ा के नहीं ला पाए। ये बात 71 की कर रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूं कि जो गोपनीयता की बात करते हैं, वो राजनाथ सिंह जो बताए कि लखनऊ में हमारा चल रहा है वहां मिशन, क्या वो बताने की बात थी मीडिया में? ये गोपनीयता होती है। आप सदन में बात नहीं करेंगे, मीडिया में बात करेंगे। आप विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, मीडिया को बचा रहे हैं। जो मीडिया लगातार गलत न्यूज देती रही, उन पर क्या कार्रवाई की गई? छवि कौन खराब कर रहा है, इस पर सवाल उठाइए। ये विपक्ष नहीं खराब कर रहा है, निशिकांत दुबे से पूछिए। आप लोग मुंह में उंगली डलवाते हैं। पूर्व के प्रधानमंत्री को मैं फिर नहीं कहना चाहूंगी, आज समय नहीं है कि मैं मोदी पर उंगली उठाऊं, लेकिन मोदी जी मनमोहन सिंह से लेकर इंदिरा गांधी तक क्या क्या आरोप लगाए हैं? क्या वो पूर्व के प्रधानमंत्री नहीं थे?
मरणोपरांत उन पर गंदा आरोप लगाया गया। वो प्रधानमंत्री नहीं थे? तो ये बात संस्कार की, गोपनीयता की और कैसे काम करना चाहिए ये सिखाने की जरूरत नहीं है। और पहले से आप मत समझिए कि हम लोग भाजपा के नेता हैं कि सदन में हम लोग कोई प्रश्न उठाएंगे और आरोप लगाएंगे। आप सदन तो बुलाइए, आप देखिए कि सेना का कैसे स्वागत होता है। सेना ने इस बार वो काम करके दिखाया है, बिना सीमा हमारे उल्लंघन किए हुए, घर बैठे हुए उनको तबाह करने का दम रखा है। अगर 2 दिन और युद्ध नहीं रुका होता, बस हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि सीज फायर का कारण क्या है, क्यों इतनी जल्दी थी, क्यों इतनी बेताबी थी। और हमारे प्रधानमंत्री सीज फायर का ऐलान करते तो खुशी होती कि हाँ बुद्ध पूर्णिमा था, बुद्ध के शांति स्थापित करने, पूरे विश्व में शांति स्थापित किए थे, भारत के थे, तो आज उन्होंने सीज फायर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य कि वो ट्रंप पहले कहते हैं और बाद में हम लोग को सुबह पता चलता है कि सीज फायर हो गया। ये दर्द है। हम विश्व गुरु होने का दावा करते हैं और हमारा कोई दादा बन जाएगा, इस बात का दुख है विपक्ष को। और इस बात को ना आप झूठला सकते हैं, ना कोई भी नेता झूठला सकता है कि जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। जी अनीता जी, जी चलिए सारी आरोप प्रत्यारोप के दौर तो आएंगे, अभी पूरी राजनीति होनी है। अभी आने वाले समय में पार्लियामेंट में भी चर्चा आएगी और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे। बड़ा सवाल, समय की कमी होगी, थोड़ा कम संक्षेप में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये जो इस बार के मीडिया की बात की जाए, सोशल मीडिया के खास करके जो चीजें सामने आई हैं, जो सीधे सीधे एक दूसरे के साथ होते हुए पाकिस्तान में दिखाई जा रही हैं, दूसरे देशों में बताई जा रही हैं और बड़ी तोड़ मरोड़ के चीजों को ऐसे दिखाया गया है इस बार, खास करके सारी चीजों को। क्या लगता है कि ऐसे समय में किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है? आप लोग इसे किस रूप में देखते हैं? राकेश जी मुझसे सवाल है। जी जी राकेश जी, मुझे लगता है, मैं फिर से वही कहूंगा कि इस प्रकार का जब माहौल हो देश में तो हर किसी को बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और अनीता जी अभी बोल रही थी 2 दिन और सेना को दे देने चाहिए थे, क्यों रोका गया? तो क्यों रोका गया, कैसे रोका गया, कब रोका गया, इसकी जानकारी जो शीर्ष नेतृत्व है देश की उसके पास होती है, जो हमारे डीजीएमओज हैं उनके पास होती है, हमारे आपके पास नहीं हो सकती है। हम लोग इसको डिबेट में नहीं डिस्कस कर सकते हैं। और अगर देश के एक एक व्यक्ति की ऐसी चाह पर 2 दिन और 4 दिन और 3 दिन और इसका कंसेंसस बनाने लगा जाए तो मेरे ख्याल से फिर लोकतंत्र नहीं रहेगा, फिर तो हम अनार्की हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको, मैं फिर से वही कह रहा हूं, ऐसे मौकों पर आपको सरकार को और अपनी मिलिट्री को उस पर अंधा विश्वास करना होगा कि वो जो भी कर रहे होंगे हमारे देश के हित में कर रहे होंगे। और जब भी ऐसे सेंसिटिव माहौल होते हैं उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी प्लेयर्स हैं, मैं सिर्फ सरकार और पार्टियों को नहीं बोल रहा हूं, प्रेस को बोल रहा हूं, आम जनता को बोल रहा हूं, वैसे लोग जो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, सबको एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करने की जरूरत होती है। आपने बहुत सही कहा कि हम में से ही कुछ लोगों ने किस किस प्रकार के वीडियोस पोस्ट किए हैं, आपसी बातचीत के वीडियोस पोस्ट किए हैं। हमारे यहाँ के ही कुछ वीडियोस को पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा इस्तेमाल किया गया, प्रोपेगेंडा के तौर पर चलाया गया। हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस के वीडियोस को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो को, इंटरनेशनल फोरम्स को उनको प्रूफ की तरह दिखाया गया। तो मेरे ख्याल से एक आम नागरिक की तरह, प्रेस के लोगों की तरह, सरकार की तरह, पार्टियों की तरह, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन मौकों पर सरकार के डायरेक्शंस को फॉलो करें। जरा अनीता जी से भी इसका जवाब ले ही लेते हैं। अनीता जी क्या कहेंगी, किस तरीके से देखती हैं अगर इस तरीके के मैसेज को इंटरनेशनल स्तर पे सोशल मीडिया के माध्यम से चला जाता है, उसको तोड़ मरोड़ कर सामने रखा जाता है? अभी मैं कह रही थी कि ये सिर्फ वही सवाल है, जैसे कि मैंने कहा कि 2 दिन का रोक दिया गया होता, जैसे अमित शाह जी ने कहा था, वो हमारी इच्छा है, प्रबल इच्छा की बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, हमारी प्रबल इच्छा है। तो बस अमित शाह जी की तरह मैं भी एक इंसान हूं, भारतीय हूं, मेरी भी एक प्रबल इच्छा है। तो जब अमित शाह जी कह सकते तो क्या अनीता यादव नहीं कह सकती? अगर ऐसा कोई रोक अगर आ रही है तो जरा इस पे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे ये मैसेज जो जा रही हैं वो अनवांटेड तरीके से दूसरे जगह पहुंचती जा रही है। अनीता जी जी हाँ ठीक है, मैं उस बात पे आती हूँ कि ये फिर वही है कि सच में 2014 के पहले देश में ना राजनीतिज्ञों में भी संस्कार था,
ये 2014 के बाद जैसे मनमोहन सिंह पर आरोप की बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते हैं, मैं उनको झांकता हूं, मैं उनको ताकता हूं, फला ये करते हैं। इंदिरा गांधी ऐसे थी, नेहरू जी वैसे थे, संस्कारहीन हो गया। तो आप अगर किसी जैसे भी निशिकांत जी का देख लीजिए ट्विटर, इन्हीं के पार्टी के हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आप जब किसी के मुंह में उंगली डाल, जैसे पाकिस्तान आज इतना उकसाया, भारत तो जवाब देगा, तो सब तो नहीं हो सकता ना। राहुल गांधी कोई ना कोई पेशेंस खोएगा तो बोलेगा। तो ये अनुशासन भारतीय जनता पार्टी चूंकि अभी सरकार में है, उसको पहले ये अमल करना होगा कि वो पहले की जो 2014 के पहले वाला राजनीतिक माहौल बनाए, हमसे फिर वो उम्मीद करें हम उस पर खरे उतरेंगे। आते हैं आपके पास, फिर से कोशिश करते हैं अगर समय की थोड़ी कमी हुई। विजय जी, अंतिम सवाल आपके पास आते हैं। विजय जी, क्या कहेंगे जिस तरीके का माहौल की हम चर्चा कर रहे हैं आज के दिन, जिस तरीके से मीडिया का रोल या बाकी चीजों को देखा गया, किस तरीके से देखा जा सकता है? निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से जिस ढंग से पाकिस्तान के कुछ चैनल इस पूरे युद्ध को कवर कर रहे थे, भारत के भी बहुत सारे चैनल हैं जिन लोगों ने जो कहते हैं कि युद्ध उन्माद को बढ़ाने के लिए कभी कभी तो ये बता दिया कि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई। तो इस तरह का जो गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग हुई है, हमको लग रहा है कि चैनलों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस ढंग से कवरेज लोगों ने दिया और खासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये काम किया है, इस पूरे युद्ध को इवेंट की तरह और इंटरटेनमेंट की तरह कुछ लोगों ने दिखाया है, हमको लग रहा है ये आपत्तिजनक है। लेकिन सीज फायर के तौर तरीकों को लेकर के जो टिप्पणी की जा रही है, कुछ हद तक हम लोग भी वहां पर सहमत है इस बात को कहते हुए कि सीज फायर का हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन जब भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल बीपी मलिक, रिटायर्ड जनरल नरीमन, एक हिमाचलानी है रक्षा विशेषज्ञ, जब वो लोग भी जब आलोचना करते हैं कि भाई किस परिस्थिति में सीज फायर किया गया और अनाउंसमेंट का जो तरीका था उसको लेकर के निश्चित तौर पर हम लोगों की भी आपत्ति है कि अनाउंसमेंट अगर डीजीएमओ लेवल पे भी अगर होता तो ज्यादा बेहतर था। भारत के प्रधानमंत्री कर सकते थे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा सीज फायर का जो घोषणा है, ये इस पे हम लोगों को भी आपत्ति है। और हम लोग को भी लग रहा है कि एक अच्छा युद्ध चल रहा था, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम लोग सीज फायर के फेवर में रहते हुए सीज फायर के तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं, बस इतनी सी आपत्ति है। चलिए कई चीजें आएंगी, खास करके विजय जी लंबे समय से हम लोग बातचीत करते आ रहे हैं, जिस तरीके के माहौल की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि भारत का पूरा मनोबल ऊंचा है। आज जिस तरीके की परिस्थिति में हमारे देश की तरफ से कार्रवाई की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया है और जिस तरीके की बातों का जिक्र किया है एक प्रधानमंत्री के रूप में काफी बेहतर माना जा रहा है। अब आने वाले समय में इसकी समीक्षा भी हो सकती है, आने वाले समय में तमाम राजनीतिक दल के लोग समीक्षा करेंगे, देश भी अपने आप से आकलन करेगा कि आखिर हमारा देश कितना मजबूत होता जा रहा है। हम लोगों ने जिस तरीके से सेना पे भरोसा किया है उसको लेकर निश्चित तौर पे हम लोगों का भी सर गर्व से ऊंचा उठता जा रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल कई खड़े होंगे, लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि भारत ने अपनी रणनीति में काफी कारगर ढंग से काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे दुनिया को बताने की कोशिश की है कि अगर उसकी तरफ कोई आंख उठाने की कोशिश करेगा तो उसे कुचल दिया जाएगा।